Hello everyone, welcome to Efforts. This is Mitali Singh, your B.Ed guide. First of all, I'm so sorry for the gap. 5 दिन से मैंने एक भी वीडियो अपलोड नहीं किया. उसका रीज़न ये है कि मुझे आइज़ में ड्राइनेस हो गई थी और जिस वजह से आई वॉज अनएबल टू लुक एट द स्क्रीन. राइट नाउ आई एम लिटिल बिट बेटर, सो इसलिए मैं आज वीडियो बना रही हूँ. सो अभी तक हमने B.Ed सेकेंड सेमेस्टर वालों का फर्स्ट पेपर फिनिश कर लिया था. उसके सारे टॉपिक, सारे यूनिट्स बिल्कुल सीक्वेंस वाइज मैंने प्लेलिस्ट में भी अरेंज करके रखे हैं. और B.Ed सेकेंड सेमेस्टर का जो सेकेंड पेपर है, एडू B.Ed 107 असेसमेंट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, शिक्षण और सीखने का आकलन, इसका भी हमने यूनिट 1 फिनिश कर लिया था. तो आज बारी है यूनिट 2 फंक्शंस ऑफ इवैल्यूएशन एंड मेजरमेंट, मूल्यांकन एवं मापन के कार्य. चलिए जल्दी से जान लेते हैं कि इसमें हमें क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं. रिकमेंडेशंस ऑफ इंडियन एजुकेशन कमीशन 1882, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952-53, एजुकेशन कमीशन 1964, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 रिगार्डिंग एग्जामिनेशन सिस्टम. इन सारे कमीशंस की सिफारिशें पढ़नी है हमें परीक्षा प्रणाली के संबंध में. उसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड मेजरिंग टूल, जिसमें हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिविटी, यूजेबिलिटी, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी एंड नॉर्म्स. हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी देखते रहिएगा. एक अच्छे माप उपकरण की विशेषताएं पढ़नी है हमें, वस्तुनिष्ठता पढ़ेंगे, उसकी प्रयोज्यता, विश्वसनीयता, वैधता और उसका मानदंड. और लास्ट टॉपिक है एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स, यानी परीक्षा सुधार. तो हर यूनिट की तरह इस यूनिट को भी हम 2 पार्ट्स में पढ़ने वाले हैं. आज का ये वीडियो है यूनिट 2 फंक्शंस ऑफ इवैल्यूएशन एंड मेजरमेंट, मूल्यांकन एवं मापन के कार्य का पार्ट 1. पार्ट 1 में हम पढ़ेंगे रिकमेंडेशंस ऑफ इंडियन एजुकेशन कमीशन, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन और नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन रिगार्डिंग एग्जामिनेशन सिस्टम. और उसके बाद एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स. और जो हमारा एक टॉपिक बचा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड मेजरिंग टूल, उसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे. तो चलिए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए. हमारा पहला टॉपिक है इंडियन एजुकेशन कमीशन 1882, जिसको हंटर कमीशन भी कहते हैं. टॉपिक पढ़ाना स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि 25 मार्च से होली के शुभ अवसर पर मैं अपना सीटेट का फ्री बैच स्टार्ट करने जा रही हूं, जिसमें कि हम सीटेट की तैयारी शुरू करेंगे बिल्कुल जीरो से. सीटेट 2025 को टारगेट रखते हुए मैं आपको एक ही अटेम्प्ट में सीटेट क्वालिफाई कराऊंगी. तो अपना B.Ed और सीटेट दोनों मेरे साथ अच्छे मार्क्स के साथ क्लियर करने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें. तो हमारा पहला टॉपिक है हंटर कमीशन. शुरू करते हैं जानने से इसका इंट्रोडक्शन. In 1857, the Indians revolted against the East India Company, which shook the very foundation of the British rule in India. हम सबको पता है कि 1857 में भारतीयों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह चालू किया था, जिस विद्रोह ने भारत में ब्रिटिश शासन की नींव को हिला दिया था. After suppressing the revolt, the British government took the governance of British territory in India in her own hands. लगभग साल भर के अंदर ही ब्रिटिश ने विद्रोह को दबा दिया. विद्रोह को दबाने के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारत में ब्रिटिश क्षेत्र का शासन अपने हाथों में ले लिया था. यानी कि वो सारी जगह जहां भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश कर रखी थी, वो सब अब ब्रिटिश के कंट्रोल में आ गई थी. लॉर्ड कैनिंग वॉज अपॉइंटेड द फर्स्ट गवर्नर जनरल एंड वाइसरॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया. द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास द इंडियन लेजिस्लेशन एक्ट इन 1861, अकॉर्डिंग टू विच 126 legislative councils were formed in all provinces and the Indians were given representations in them. अभी मैं आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बता रही हूँ कि हंटर कमीशन शुरू क्यों हुआ, उसके पीछे की वजह क्या थी. ठीक है, तो जब आप अपना आंसर लिखेंगे तो इंट्रोडक्शन में ये चीज मेंशन करेंगे. ट्राई टू राइट एटलीस्ट 3-4 लाइन्स अबाउट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड. तो सारी टेरिटरीज अपने हाथों में लेने के बाद लॉर्ड कैनिंग को ब्रिटिश भारत का पहला गवर्नर जनरल और वाइसरॉय बनाया गया. फिर 1861 में ब्रिटिश संसद ने एक भारतीय विधान अधिनियम पारित किया, यानी कि एक एक्ट, जिसके अनुसार सभी प्रांतों में 126 विधान परिषदें बनाई गई. यानी जितनी भी टेरिटरीज थी उसमें टोटल 126 लेजिस्लेटिव असेंबलीज बनी, जिसमें कि भारतीयों को भी प्रतिनिधित्व दिया गया. द ब्रिटिश रूल thus gradually got firmly established in India. After strengthening the British rule in India, the government's attention was drawn towards the Indian education. और इस तरह से ब्रिटिश शासन धीरे धीरे भारत में मजबूती से स्थापित हो गया. जैसा कि हमने मैकॉलेज मिनट में भी पढ़ा था कि शासन के मजबूत होने के बाद सरकार का ध्यान भारतीय शिक्षा की ओर आकर्षित हुआ. मतलब अब वो चाहते थे कि इंडियंस को एजुकेट किया जाए.
The missionaries' influence in Indian education had virtually came to an end after the Woods Dispatch in 1854. और जो 1854 में वुड्स डिस्पैच आया था, उसके बाद भारतीय शिक्षा में मिशनरियों का प्रभाव लगभग समाप्त हो गया था। मतलब मिशनरीज चाहते थे कि इंडिया में क्रिश्चियन या कैथोलिक एजुकेशन जो है वो दी जाए, तो वो चीज वुड्स डिस्पैच के बाद खत्म हो गई थी। In 1880, Lord Ripon was appointed the new Governor General and Viceroy of India. Finding it a propitious time, a representative committee of the General Council of Education in India met Lord Ripon. It placed its problem before the Viceroy and requested him to bring about change in the Indian education policy. लॉर्ड कैनिंग के बाद 1880 में लॉर्ड रिपन को भारत का नया गवर्नर जनरल और वाइसरॉय नियुक्त किया गया। सही समय पाते हुए भारत में जो जनरल काउंसिल ऑफ एजुकेशन थी, उसके एक प्रतिनिधि समिति ने लॉर्ड रिपन से मुलाकात की। इस समिति ने वाइसरॉय के सामने अपनी समस्याएं रखी और उनसे अनुरोध किया कि वो भारतीय शिक्षा नीति में कुछ परिवर्तन लाएं। Moreover, more than 25 years had lapsed since the implementation of Woods Dispatch in 1854, and it was considered necessary to assess the development of education in the country and to remove the anomalies which had crept into it. वुड डिस्पैच को लागू हुए लगभग 25 साल से भी ज्यादा का समय बीत चुका था, तो देश में शिक्षा के विकास का आकलन करना और उसमें व्याप्त विसंगतियों को दूर करने की अब जरूरत थी। मतलब 25 साल में एक बार तो चेक करना ही चाहिए कि आखिर किस तरह से एजुकेशन पॉलिसीज काम कर रही हैं। Therefore, on January 3, 1882, Lord Ripon appointed the Indian Education Commission. This commission had 20 members, of which 7 were Indians, namely Sayyid Mahmud, K.T. Telang, Anand Mohan Bose, P. Ranganand Mudliar, हाजी गुलाम, महाराजा जितेंद्र मोहन टैगोर और भूवेद मुखर्जी। ये सभी लोग जो भारतीय शिक्षा आयोग नियुक्त किया गया था 3 जनवरी 1882 को, उसमें 20 में से 7 भारतीय सदस्य थे। B.L. Rice, the Directorate of Public Instruction, Mysore, was the secretary of this commission. William Hunter was its chairman. Therefore, this commission is also known as Hunter Commission. B.L. Rice इस आयोग के सचिव थे और विलियम हंटर इसके अध्यक्ष थे। इसी वजह से इस आयोग को हंटर आयोग के नाम से भी जाना जाता है। अब जानते हैं कि इस रिपोर्ट में क्या था। रिपोर्ट ऑफ द कमीशन। द कमीशन फर्स्ट मिनटली वेंट थ्रू द प्रीवियस डॉक्यूमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट कंसर्निंग एजुकेशन, स्पेशली वुड डिस्पैच। इस आयोग ने सबसे पहले शिक्षा से संबंधित सरकार के जो पिछले दस्तावेज थे, खास करके जो वुड्स डिस्पैच था, इसका सूक्ष्मता से अध्ययन किया। Thereafter, the members of the commission toured the various parts of the country for 7 months and made a comprehensive study of the contemporary education system. दस्तावेजों का अध्ययन करने के बाद आयोग के सदस्यों ने लगभग 7 महीनों तक देश के विभिन्न हिस्सों का दौरा किया और समकालीन शिक्षा प्रणाली का एक व्यापक अध्ययन किया, यानी जो अभी एजुकेशन सिस्टम चल रहा है उसके बारे में डिटेल्स इकट्ठा की। After a detailed discussion on the various aspects of education, the commission prepared its report and submitted it to the government in 1883. फिर शिक्षा के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा करने के बाद आयोग ने अपनी रिपोर्ट तैयार की और उसे 1883 में सरकार को सौंप दिया। इंडियन एजुकेशन कमीशन 1882 रिगार्डिंग एग्जामिनेशन सिस्टम। भारतीय शिक्षा आयोग 1882 परीक्षा प्रणाली के संबंध में। द इंडियन एजुकेशन कमीशन 1882, also known as Hunter Commission, focused primarily on improving primary education in India. Their report doesn't explicitly mention major reforms regarding the examination system itself. तो जैसा कि आप सब जानते हैं, भारतीय शिक्षा आयोग 1882, जिसे कि हंटर आयोग के नाम से भी जाना जाता है, मुख्य रूप से इसका ध्यान भारत में प्राथमिक शिक्षा में सुधार करने पर केंद्रित था। तो उनकी रिपोर्ट में परीक्षा प्रणाली के संबंध में बड़े सुधारों का स्पष्ट रूप से कोई उल्लेख नहीं किया गया है। However, the Commission's recommendations indirectly impacted examinations by। हालांकि आयोग की जितनी भी सिफारिशें थी, उसने अप्रत्यक्ष रूप से परीक्षाओं को प्रभावित जरूर किया। मतलब एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स के बारे में डायरेक्टली कोई रिकमेंडेशन तो नहीं दी हंटर कमीशन ने, बट इसके जितने भी रिकमेंडेशंस थे उनकी वजह से एग्जामिनेशन सिस्टम पे इफेक्ट जरूर पड़ा। जैसे कि एनकरेजिंग वर्नाकुलर लैंग्वेजेस। They advocated for instruction in primary schools to be conducted in the students' native languages. This could have potentially made examinations more accessible to students from diverse backgrounds. जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि हंटर कमीशन ने स्थानीय भाषाओं को ज्यादा प्रोत्साहित किया।
उनका मानना था कि प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा छात्रों की मूल भाषाओं में ही आयोजित की जानी चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि इससे एग्जामिनेशंस उन बच्चों के लिए इजी हो गई थी या एक्सेसिबल हो गई थी जो बच्चे काफी पिछड़े हुए वर्ग से आते हैं, जिन्हें हिंदी या इंग्लिश जैसी भाषाएं नहीं आती और वो केवल अपनी मातृभाषा या फिर वर्नाकुलर लैंग्वेज ही जानते हैं। इट कैन बी तमिल, कन्नड़, भोजपुरी, गुजराती, मराठी, एनीथिंग। Focus on primary education. The Commission prioritized expanding and improving primary education. This broader educational base could have, in the long run, led to a more robust examination system at higher levels. प्राथमिक शिक्षा पर ध्यान। आयोग ने प्राथमिक शिक्षा के विस्तार और उसके सुधार को प्राथमिकता दी थी। ये व्यापक शैक्षिक आधार लंबे समय में उच्च स्तर पर अधिक मजबूत परीक्षा प्रणाली को जन्म दे सकता है। बच्चों की प्राइमरी एजुकेशन यानी उनके बेस को स्ट्रांग बनाने से कल को जब वो हायर एजुकेशन में जाएंगे तो इससे एक हायर लेवल ऑफ एजुकेशन सिस्टम को बढ़ावा मिलेगा। डाइवर्सिफाइंग करिकुलम। द कमीशन प्रपोज्ड अ टू टायर्ड सिस्टम इन सेकेंडरी एजुकेशन, एन एकेडमिक ए कोर्स एंड अ वोकेशनल बी कोर्स. This could have led to the development of examinations tailored to these different educational paths. पाठ्यक्रम में विविधता लाना। आयोग ने माध्यमिक शिक्षा में 2 स्तरीय प्रणाली का प्रस्ताव रखा था। एक तो थी अकादमिक ए पाठ्यक्रम और दूसरा था व्यावसायिक बी पाठ्यक्रम। मतलब ए कोर्स था जिसमें कि बच्चे को एकेडमिक से रिलेटेड चीजें पढ़ाई जाएं और बी कोर्स था जिसमें कि बच्चे को वोकेशनल एजुकेशन यानी व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जाए। तो इससे इन विभिन्न शैक्षिक पथों के अनुरूप ही परीक्षाओं का भी विकास हो सकता है। मतलब जितने ज्यादा डाइवर्सिफाइड कोर्स उतने ज्यादा डाइवर्सिफाइड एग्जाम्स। It's important to note that the Hunter Commission's main objective wasn't revamping the examination system. Their recommendations aimed to create a broader base for education, which could have influenced future reforms in examinations. ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि हंटर आयोग का मुख्य उद्देश्य परीक्षा प्रणाली में सुधार करना नहीं था। उनकी सिफारिशों का उद्देश्य शिक्षा के लिए एक व्यापक आधार तैयार करना था। प्राइमरी एजुकेशन जाहिर सी बात है कि हर एजुकेशन का बेस होता है, तो प्राइमरी एजुकेशन को मजबूत करने से फ्यूचर में होने वाले सारे एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स को भी सुधारा जा सकता है। एजुकेशन कमीशन यानी माध्यमिक शिक्षा आयोग, जो कि था 1952 से 53। आप लोग ईयर याद रखिएगा, ठीक है। जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन है वो 1948-49 और सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952-53। Secondary Education Commission was appointed under the chairmanship of Dr. A. Lakshmana Swami Mudlayar. It was to study the existing position of secondary education and to suggest measures for its reorganization and improvement. It was also known as Mudlayar Commission. डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदलायर की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति की गई। इसका उद्देश्य माध्यमिक शिक्षा की मौजूदा स्थिति का अध्ययन करना और इसके पुनर्गठन और सुधार के लिए उपाय सुझाना था। इसे मुदलायर आयोग के नाम से भी जाना जाता है। तो जैसे यूईसी को बनाया गया था यूनिवर्सिटी लेवल की प्रॉब्लम्स को जानने के लिए, उसी तरह से एसईसी को बनाया गया है सेकेंडरी लेवल की प्रॉब्लम्स को जानने के लिए। यूईसी के चेयरमैन थे डॉक्टर राधाकृष्णन और इसके चेयरमैन है ए लक्ष्मण स्वामी मुदलायर। नाउ लेट्स सी व्हाट आर द रिकमेंडेशंस ऑफ द सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। माध्यमिक शिक्षा आयोग की सिफारिशें। पहले तो इसका एम जानते हैं। डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप यानी लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास करना। इंप्रूवमेंट ऑफ वोकेशनल एफिशिएंसी व्यावसायिक दक्षता में सुधार करना। डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी व्यक्तित्व का विकास करना। डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप क्वालिटीज नेतृत्व वाले गुणों का विकास करना। प्रेजेंटेशन एंड एनरिचमेंट ऑफ अ कल्चरल हेरिटेज यानी सांस्कृतिक विरासत की प्रस्तुति और उसका संवर्धन। पैटर्न ऑफ एजुकेशन शिक्षा का क्या पैटर्न होना चाहिए एसईसी के अकॉर्डिंग। पहले तो इन्होंने बताया कि प्राइमरी एजुकेशन ऑफ 4 इयर्स यानी 4 वर्षों की प्राथमिक शिक्षा होनी चाहिए। फिर मिडिल स्कूल स्टेट या सीनियर बेसिक एजुकेशन ऑफ 3 इयर्स, वरिष्ठ बुनियादी शिक्षा 3 वर्षों की, और हायर सेकेंडरी स्टेज ऑफ 4 इयर्स यानी 4 वर्षों का उच्चतर माध्यमिक चरण। तो इनके अकॉर्डिंग क्या पैटर्न था एजुकेशन का? 4 + 3 + 4। 4 इयर्स प्राइमरी, 3 इयर्स मिडिल स्कूल और 4 इयर्स हायर सेकेंडरी। तो टोटल 11 इयर्स ऑफ स्कूलिंग यानी 11 वर्ष की स्कूली शिक्षा एक बच्चे को मिलनी चाहिए। साथ ही इन्होंने प्रपोज किया 3 लैंग्वेज फॉर्मूला यानी त्रिभाषा सूत्र, जिसमें था मदर टंग हिंदी और इंग्लिश। मातृभाषा हिंदी और अंग्रेजी को मिलाकर ये त्रिभाषा बनी थी। द मदर टंग शुड बी द मीडियम ऑफ इंट्रोडक्शन थ्रू आउट द सेकेंडरी स्टेज। पूरे माध्यमिक चरण में
परिचय का माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए। मतलब कोई भी बच्चा जब न्यू एडमिशन ले रहा है सेकेंडरी एजुकेशन में, तो उसका इंट्रोडक्शन आपको उसकी मातृभाषा से ही करना है। धीरे धीरे करके उसको आपको बाकी लैंग्वेजेस की तरफ ले जाना है, यानी कि हिंदी और इंग्लिश की तरफ। English or Hindi should be introduced at the end of primary stage, but no two languages should be introduced simultaneously. प्राथमिक चरण के अंत में अंग्रेजी या हिंदी को शुरू किया जा सकता है, लेकिन कोई भी दो भाषाएं एक साथ शुरू नहीं की जानी चाहिए। मतलब जब बच्चा प्राइमरी एजुकेशन फिनिश करके मिडिल एजुकेशन में एंटर कर रहा है, उस वक्त इंग्लिश और हिंदी को इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952-53 रिगार्डिंग एग्जामिनेशन सिस्टम, परीक्षा प्रणाली के संबंध में माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53। द सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952-53, also known as Mudliar Commission, identified several shortcomings in the existing examination system in India. Here are some of the key criticisms. माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53, जिसे कि मुदलियार आयोग के नाम से भी जाना जाता है, इसने भारत में मौजूदा परीक्षा प्रणाली में कई कमियों की पहचान की। आइए इसकी कुछ प्रमुख आलोचनाओं को जानते हैं। ओवर एम्फेसिस ऑन क्रेमिंग। द एग्जामिनेशंस वर हेविली फोकस्ड ऑन मेमोराइजेशन एंड रोट लर्निंग rather than on understanding concepts and developing critical thinking skills. रटने पर अत्यधिक जोर। परीक्षाएं अवधारणाओं को समझने और आलोचनात्मक सोच कौशल विकसित करने के बजाय याद करने और रटने पर अधिक केंद्रित थी। मुदलियार कमीशन ने यह पता लगाया कि हमारा जो एग्जामिनेशन सिस्टम था उस टाइम पे, वो बहुत ज्यादा फोकस करता था रटने पर और मेमोराइजेशन पर। बस कुछ भी रटो, एग्जाम में लिख दो, मार्क्स पा जाओ। कंसेप्ट समझने से कोई मतलब नहीं है। लैक ऑफ डाइवर्सिटी। द एग्जामिनेशंस डिड नॉट असेस अ वाइड रेंज ऑफ स्किल्स एंड एबिलिटीज एंड इंस्टेड फोकस्ड ऑन अ नैरो सेट ऑफ सब्जेक्ट्स। विविधता की कमी। परीक्षाओं में कौशल और क्षमताओं की एक विस्तृत श्रृंखला का मूल्यांकन नहीं किया गया था और इसके बजाय विषयों के एक संकीर्ण समूह पर ध्यान केंद्रित किया गया था। मतलब एग्जामिनेशन सिस्टम किसी भी तरह के स्किल्स या एबिलिटीज को सिखाने में फोकस नहीं करता था। इसकी बजाय कुछ एक आध गिने चुने सब्जेक्ट्स होते थे, उन्हीं पे ज्यादा ध्यान रहता था। स्ट्रेस एंड एंजाइटी। द हाई स्टेक्स नेचर ऑफ द एग्जामिनेशंस क्रिएटेड अ लॉट ऑफ स्ट्रेस एंड एंजाइटी फॉर स्टूडेंट्स। तनाव और चिंता। परीक्षाओं की उच्च जोखिम वाली जो प्रकृति थी, उसने बच्चों के लिए बहुत तनाव और चिंता पैदा कर दिया था। स्कूल का फोकस रहता था जल्दी जल्दी सिलेबस कंप्लीट कराना, एग्जाम्स कंडक्ट करना, ग्रेड्स देना, अगले क्लास में भेजना। तो इन सब चीजों की वजह से बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस क्रिएट हो जाता था। बहुत सारी चीजें उन्हें रटनी पड़ती थी और उन्हें फेल होने का डर रहता था, जिसकी वजह से उन्हें एग्जाम फियर और एंजाइटी भी रहती थी। The Mudliar Commission made a number of recommendations for reforming the examination system, including मुदलियार आयोग ने ये सारी कमियां देखने के बाद परीक्षा प्रणाली में सुधार करने के लिए कई सारी सिफारिशें दी, जैसे कि इंट्रोड्यूसिंग अ सिस्टम ऑफ कॉन्टिन्यूअस असेसमेंट इन एडिशन टू फाइनल एग्जामिनेशंस। अंतिम परीक्षाओं के अलावा सतत मूल्यांकन की एक प्रणाली शुरू करना। मुदलियार कमीशन का कहना था कि ईयर के एंड में सिर्फ एक बार एग्जाम लेने की बजाय स्कूल्स को रेगुलर बेसिस पे एग्जाम्स कंडक्ट कराने चाहिए। इससे क्या होगा कि एग्जाम के डर से ही सही, लेकिन बच्चे थोड़ा थोड़ा करके अपना सिलेबस याद करते चलेंगे, जिससे कि उनके ऊपर जो ईयर एंड में अचानक से बर्डन पड़ जाता है वो कम हो जाएगा, क्योंकि काफी सारी चीजें तो वो पहले से ही याद कर चुके होंगे। Encouraging the use of a wider range of assessment methods such as essays, projects and practical works. निबंध, प्रोजेक्ट और व्यवहारिक कार्य जैसी व्यापक मूल्यांकन विधियों के उपयोग को भी प्रोत्साहित किया गया। मतलब एसे, प्रोजेक्ट, प्रैक्टिकल वर्क, इस तरह की एक्टिविटीज को भी इंक्लूड करने की बात कही गई। रिड्यूसिंग द एम्फेसिस ऑन रोट मेमोराइजेशन एंड प्लेसिंग मोर एम्फेसिस ऑन अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट्स। मुदलियार आयोग के अनुसार रटने पर जोर को कम किया जाए और उसके साथ ही अवधारणाओं को समझने पर अधिक जोर दिया जाए। These recommendations helped to lay the foundation for the reforms that have been made to the examination system in India over the past few decades. However, the issues of examination reform remains a contentious one, and there is still much debate about how to create a system that is both fair and effective. मुदलियार आयोग की इन सिफारिशों ने पिछले कुछ दशकों में भारत में परीक्षा प्रणाली में किए गए सुधारों की नींव रखने में मदद की थी। हालांकि परीक्षा सुधार का मुद्दा विवादास्पद बना हुआ है और इस बात पे भी चर्चा अभी तक चल ही रही है कि एक ऐसी प्रणाली कैसे बनाई जाए जो कि निष्पक्ष और प्रभावी दोनों हो। तीसरा है कोठारी कमीशन। दे सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन 1966।
तो 1964 में भारत सरकार ने डॉक्टर के.एस. कोठारी की अध्यक्षता में भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की। इसके अध्यक्ष डॉक्टर के.एस. कोठारी थे, इसी वजह से इसे कोठारी आयोग के नाम से भी जाना जाता है। और इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट या अपनी सिफारिशें 1966 में प्रस्तुत की। द कमीशंस मेन ड्यूटी वॉज टू एडवाइज द गवर्नमेंट ऑन द नेशनल पैटर्न ऑफ एजुकेशन and on general principle and policies for the development of education at all stages and in all aspects. इस आयोग का मुख्य कर्तव्य था सरकार को शिक्षा के राष्ट्रीय पैटर्न और सभी चरणों व पहलुओं में शिक्षा के विकास के लिए सामान्य सिद्धांत और नीतियों की सलाह देना। ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। द ओपनिंग सेंटेंस ऑफ द कमीशन, द डेस्टिनी ऑफ इंडिया इज नाउ बीइंग शेप्ड इन हर क्लासरूम्स, denotes the value of education that determines the level of prosperity, welfare and security of people and future of the country. आयोग का प्रारंभिक वाक्य भारत का भाग्य अब उसकी कक्षाओं में आकार ले रहा है, शिक्षा के मूल्य को दर्शाता है जो लोगों की समृद्धि, कल्याण और सुरक्षा और देश के भविष्य का स्तर निर्धारित करता है। द रिकमेंडेशंस ऑफ द इंडियन एजुकेशन कमीशन, भारतीय शिक्षा आयोग की सिफारिशें। Guidance and counseling. Educational and vocational guidance should be given to the pupils. All schools should have trained guidance officers and career masters. यानी मार्गदर्शन एवं परामर्श। विद्यार्थियों को शैक्षिक एवं व्यावसायिक मार्गदर्शन दिया जाना चाहिए, यह इनकी सबसे पहली सलाह थी। सभी स्कूलों में प्रशिक्षित मार्गदर्शक अधिकारी होने चाहिए या कह लीजिए करियर मास्टर होने चाहिए जो कि बच्चों को समय समय पर मार्गदर्शन देते रहें। कॉमन स्कूल सिस्टम, सामान्य विद्यालय प्रणाली इनके अकॉर्डिंग क्या होनी चाहिए। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एजुकेशनल सिस्टम टू ब्रिंग डिफरेंट सोशल क्लासेस एंड ग्रुप्स टुगेदर एंड टू प्रमोट एन इंटीग्रेटेड सोसाइटी एंड नेशनल इंटीग्रेशन। विभिन्न सामाजिक वर्गों और समूहों को एक साथ लाना और एक एकीकृत समाज और राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देना शैक्षिक प्रणाली की जिम्मेदारी है। तो हमारे देश की शैक्षिक प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जिसमें कि राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा दिया जाता हो। The school will be open to all children irrespective of caste, creed, community, religion, economic status or social status. It will maintain adequate standard in all schools. यानी स्कूल जाति, पंथ, समुदाय, धर्म, आर्थिक स्थिति या सामाजिक स्थिति के बावजूद सभी बच्चों के लिए खुला रहना चाहिए। यह सभी स्कूलों में पर्याप्त मानक बनाए रखेगा। मतलब किसी भी बच्चे के लिए किसी भी तरह के डिस्क्रिमिनेशन के बेसिस पे स्कूल बंद नहीं होना चाहिए। स्कूल सबके लिए खुला होना चाहिए। स्कूल्स बिलोंग्स टू एवरी चाइल्ड, नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट, क्रीड और कम्युनिटी। द नियरेस्ट प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूल्स विद इन वॉकिंग डिस्टेंस फ्रॉम द चाइल्ड्स रेसिडेंस। स्कूल हर बच्चे का है। जाति, धर्म या समुदाय के आधार पर कोई भी भेदभाव बच्चों में नहीं होना चाहिए। बच्चे के निवास से पैदल दूरी पर निकटतम प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय होने चाहिए। एजुकेशन कमीशन 1964 रिगार्डिंग एग्जामिनेशन सिस्टम, परीक्षा प्रणाली के संबंध में शिक्षा आयोग 1964। द कोठारी कमीशन 1964-66 also known as the National Education Commission. Here's what the commission recommended regarding the examination system in India. कोठारी आयोग, जिसे कि राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है, भारत में परीक्षा प्रणाली के संबंध में आयोग ने क्या सिफारिशें दी थी, आइए जानते हैं। शिफ्ट टुवर्ड्स कॉन्टिन्यूअस इवैल्यूएशन। The Commission advocated for a move away from a system that relied solely on high-stakes final exams. They emphasized the importance of continuous evaluation throughout the learning process. This would involve assessing a student's progress through various methods like assignments, projects, and internal examinations. सतत मूल्यांकन की ओर बदलाव। आयोग ने ऐसी प्रणाली से दूर जाने की वकालत की जो कि पूरी तरह से उच्च स्तरीय अंतिम परीक्षाओं पर निर्भर करती है। मतलब एक ऐसा एग्जामिनेशन सिस्टम जिसमें कि केवल एक बार एंड टर्म में बच्चे का एग्जाम ले लिया जाता है और उसी के बेसिस पे उसे फेल या फिर पास डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो इस तरह के एग्जामिनेशन सिस्टम को अपोज किया इस कमीशन ने। उन्होंने सीखने की प्रक्रिया के दौरान निरंतर मूल्यांकन के महत्व पर जोर दिया, यानी बच्चे के सीखने के दौरान ही उसके असेसमेंट्स लिए जाएं। इसमें असाइनमेंट, प्रोजेक्ट और आंतरिक परीक्षाओं जैसे विभिन्न तरीकों के माध्यम से छात्र की प्रगति का आकलन करना शामिल होगा। मतलब जरूरी नहीं कि बच्चे का सिर्फ एग्जाम ही लेके उसकी प्रोग्रेस को चेक किया जाए, उसे असाइनमेंट्स देके, प्रोजेक्ट्स देके, इस तरह के तरीकों से भी उसकी प्रोग्रेस को चेक किया जा सकता है। De-emphasizing rote learning. The focus should shift from rote learning and memorization for exams
to a more comprehensive evaluation that assesses a student's understanding, critical thinking and analytical skills. रटकर सीखने पर जोर न देना। परीक्षा के लिए रटकर सीखने और याद करने से ध्यान हटाकर अधिक व्यापक मूल्यांकन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जो छात्रों की समझ, आलोचनात्मक सोच और उनके विश्लेषणात्मक कौशल का आकलन करता है। इसका मतलब यह है कि बच्चे के रटने की स्किल्स को चेक करने की बजाय हमें उसकी क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल स्किल्स और उसकी अंडरस्टैंडिंग को चेक करना चाहिए। Overall, the Kothari Commission aimed to reform the examination system to be a more well-rounded measure of a student's capabilities and encourage a deeper approach to learning. कुल मिलाकर कोठारी आयोग का उद्देश्य परीक्षा प्रणाली में सुधार करना था, ताकि एक छात्र की क्षमताओं का अधिक अच्छी तरह से आकलन किया जा सके और सीखने के लिए एक गहन दृष्टिकोण को प्रोत्साहित किया जा सके। लास्ट टॉपिक है हमारा नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। The concept of a national system of education implies that up to a given level, all students, irrespective of caste, creed, location or sex, have access to education of a comparable quality. To achieve this, the government will initiate appropriately funded programs. राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की अवधारणा का तात्पर्य है कि एक निश्चित स्तर तक सभी छात्रों को जाति, पंथ, स्थान या लिंग के बावजूद किसी भी तरह के भेदभाव के बिना तुलनीय गुणवत्ता की शिक्षा तक पहुंच प्राप्त हो। इसे प्राप्त करने के लिए सरकार उचित रूप से वित्त पोषित कार्यक्रम शुरू करेगी। नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन का मतलब है शिक्षा के लिए ऐसी पॉलिसीज बनाना जिससे हर बच्चे को बिना किसी भेदभाव के उचित और गुणवत्ता वाली शिक्षा मिल सके। प्रिंसिपल ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन वाज एजुकेशन इज अ यूनिक इन्वेस्टमेंट इन द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर. It emphasizes to improve the quality of public school so that parents not send their children to high fees charging institution. The policy equalizes education opportunities and the removal of disparities. शिक्षा पर राष्ट्र नीति का सिद्धांत ये है कि शिक्षा वर्तमान और भविष्य में एक अनूठा निवेश है। अगर आपको इन्वेस्ट करना है कहीं भी तो बच्चे की शिक्षा पर करिए। इसमें पब्लिक स्कूल की गुणवत्ता में सुधार लाने पर जोर दिया गया है, ताकि माता पिता अपने बच्चों को अधिक फीस लेने वाले संस्थानों में न भेजकर पब्लिक स्कूल्स में ही भेजें। यह नीति शिक्षा के अवसरों को समान बनाती है और असमानताओं को दूर करती है। नाउ लेट्स सी द रिकमेंडेशंस ऑन एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। प्रशासन और प्रबंधन में इनकी क्या सिफारिशें थी? अरेंजिंग नॉन फॉर्मल एजुकेशन फॉर चिल्ड्रेन हु लेफ्ट द स्कूल्स इन बिटवीन और आर रिसाइडिंग एट प्लेसेस नॉट हैविंग स्कूल्स। सेटिंग अप ऑफ नवोदया विद्यालय was another landmark in the history of education. Primary schools be opened in remote areas, including ashram or residential schools in tribal regions. उन बच्चों के लिए अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था करना जिन्होंने बीच में ही स्कूल छोड़ दिया हो, या ऐसे बच्चे जो कि ऐसी स्थानों पर रहते हो जहां स्कूल ना हो। मतलब इस पॉलिसी ने डिस्टेंस लर्निंग के बारे में बात की थी। साथ ही नवोदय विद्यालयों की स्थापना कराना एक अपने में ही ऐतिहासिक बात थी। आदिवासी क्षेत्रों में आश्रम या आवासीय विद्यालयों सहित दूर दराज के क्षेत्रों में प्राथमिक विद्यालय खोले जाएं। देश के हर कोने कोने में स्कूल्स खुलवाना इनका मेन एम था। द पॉलिसी एम्फसाइज्ड ऑन इंक्लूजन ऑफ मोटर हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन इन नॉर्मल स्कूल्स एंड अरेंजमेंट ऑफ स्पेशल स्कूल्स एट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स। NPE 1986 proposed a national system of education based on the expected structure of 10+2+3. It suggested that +2 stage be accepted as part of school education throughout the country. इस नीति में जो मोटर विकलांग बच्चे होते हैं, यानी ऐसे बच्चे जिनको सिर्फ चलने फिरने में दिक्कत है, उनके बाकी के ऑर्गन्स जो हैं जैसे आंख, कान, नाक, ये सब बढ़िया से काम करते हैं। मतलब जो बच्चे दिमागी रूप से बिल्कुल स्वस्थ हैं, उन बच्चों का एडमिशन नॉर्मल स्कूल्स में ही होना चाहिए। और साथ ही जिला मुख्यालयों पर विशेष स्कूलों की व्यवस्था पर भी जोर दिया गया। इनके अलावा जितने भी स्पेशली एबल्ड बच्चे हैं उनके लिए भी अलग तरह से स्कूल बनाने की बात की गई। NEP 1986 में 10+2+3 की स्वीकृति संरचना के आधार पर भी शिक्षा की एक राष्ट्रीय प्रणाली का प्रस्ताव रखा गया। इसने सुझाव दिया कि +2 चरण को पूरे देश में स्कूली शिक्षा के हिस्से के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। +2 से मतलब है क्लास 11th और 12th। इसको स्कूल का ही हिस्सा माना जाना चाहिए, ना कि हायर स्टडीज का। द पॉलिसी हैड सम इम्पोर्टेंट फीचर्स लाइक कॉमन स्कूल करिकुलम, minimum levels of learning, value education, role of media and education technology, work experience, emphasis on teaching of mathematics and science, sports and physical education,
एंड एजुकेशन फॉर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। नीति में कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं भी थी, जैसे कि समान स्कूल पाठ्यक्रम, मतलब जो करिकुलम है वो एकदम कॉमन होना चाहिए, ज्यादा हार्ड नहीं। सीखने का न्यूनतम स्तर, यानी जो स्लोवेस्ट लर्नर है उसकी भी स्पीड को ध्यान में रखते हुए करिकुलम बनना चाहिए। मीडिया और शिक्षा प्रौद्योगिकी की भूमिका, कार्य अनुभव, गणित और विज्ञान के शिक्षण पर जोर, खेल और शारीरिक शिक्षा और अंतर्राष्ट्रीय समझ के लिए शिक्षा। इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज स्पेशली फॉर वुमेन एंड रिजर्व कम्युनिटीज, समान शैक्षिक अवसर विशेषकर महिलाओं के लिए और आरक्षित समुदायों के लिए। From expanding scholarships to recruiting more teachers from reserved categories and incentives for poor families to send their children to school regularly. छात्रवृत्ति के विस्तार से लेकर आरक्षित श्रेणियों से अधिक शिक्षकों की भर्ती करना और गरीब परिवारों को अपने बच्चों को नियमित रूप से स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहन देते रहना, मतलब प्रोत्साहन के रूप में कुछ पैसे देना। जो मार्जिनलाइज या बैकवर्ड ग्रुप्स हैं उनसे टीचर्स की भर्ती करना और उनके बच्चों को स्कॉलरशिप देना या परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान करना। नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 रिगार्डिंग एग्जामिनेशन सिस्टम, परीक्षा प्रणाली के संबंध में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। The National Policy on Education (NPE) of 1986, while not outlining a specific reform plan, did highlighted the need for a shift in the way examinations were conducted in India. Here's what the policy emphasized. 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने किसी विशिष्ट सुधार योजना की रूपरेखा तो नहीं बताई थी, लेकिन भारत में परीक्षा आयोजित करने के तरीके में बदलाव की आवश्यकता पर प्रकाश जरूर डाला था। यहाँ बताया गया है कि नीति ने किस बात पर जोर दिया था। Move away from rote learning. The NPE advocated for a child-centered approach in education, de-emphasizing rote memorization for exams and promoting a more holistic understanding. रटने से दूर रहें, जैसे कि बाकी आयोगों ने सुझाव दिया था, उसी तरह से NPE का भी कहना था कि शिक्षा प्रणाली को रटने से दूर रखा जाए। NPE ने शिक्षा को बाल केंद्रित बनाने की बात कही थी और साथ ही परीक्षाओं के लिए रटकर याद करने पर जोर नहीं दिया, उसकी बजाय अधिक समग्र समझ को बढ़ावा दिया। Continuous and comprehensive evaluation. The policy called for a shift towards a system with continuous assessments throughout the year, rather than relying solely on high-stakes final exams. निरंतर और व्यापक मूल्यांकन, नीति ने केवल उच्च जोखिम वाली अंतिम परीक्षाओं पर निर्भर रहने के बजाय पूरे वर्ष निरंतर मूल्यांकन वाली प्रणाली की ओर बदलाव का आह्वान किया। Improved learning outcomes. The focus wasn't just on assessment, but on using examinations as a tool to improve teaching and learning methods. सीखने के परिणामों में सुधार। एनपीई का ध्यान केवल मूल्यांकन पर ही नहीं था, बल्कि शिक्षण और सीखने के तरीकों को बेहतर बनाने की ओर भी था, जिसके लिए परीक्षाओं को एक उपकरण के रूप में उपयोग किया जाना चाहिए। मतलब एग्जामिनेशंस की मदद से टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इफेक्टिव और प्रोग्रेसिव बनाया जाए। सेमेस्टर सिस्टम. The NPE suggested introducing a semester system in secondary education, potentially allowing for more frequent evaluations. सेमेस्टर प्रणाली. एनपीई ने माध्यमिक शिक्षा में एक सेमेस्टर प्रणाली शुरू करने का सुझाव दिया था, जिससे कि संभावित रूप से अधिक बार मूल्यांकन की अनुमति मिल सके। जैसा आप भी जान रहे होंगे कि पहले जो बीएड 2 साल का होता था, उसमें आपके केवल फाइनल एग्जाम्स होते थे, यानी 2 साल में केवल 2 बार एग्जाम देना होता था। और अब क्या है, सेमेस्टर्स आ चुके हैं, तो 2 साल में आपको 4 एग्जाम्स देने होते हैं। तो इसकी वजह से पूरे साल आपकी असेसमेंट की जा सकती है। It's important to note that the NPE provided a framework and the implementation of these changes fell on education boards and institutions. The policy did pave the way for later initiatives like the Program of Action 1992, which explored entrance exam reforms. ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि एनपीई ने एक रूपरेखा प्रदान की और इन परिवर्तनों के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी शिक्षा बोर्डों और संस्थानों पर थी। इस नीति ने परीक्षा प्रणाली में आने वाले कई बदलावों के लिए भी मार्गदर्शन प्रदान किया, जैसे कि एक रिफॉर्म या बदलाव आया था प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992। इसी तरह से और भी रिफॉर्म्स को बढ़ावा मिला। अब हमारा टॉपिक है एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स यानी परीक्षा सुधार। एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स इन प्री इंडिपेंडेंस इंडिया। पहले हम जानेंगे कि स्वतंत्रता पूर्व भारत में परीक्षा में क्या सुधार किए गए थे। लिमिटेड स्कोप फॉर चेंज, बदलाव की बहुत ही सीमित गुंजाइश थी। The concept of a nationwide education system with standardized examinations was largely a product of British rule in India. Prior to that,
education was decentralized and varied depending on region, religion, and social classes. Here's a glimpse into the limitations of exam reforms in pre-colonial India. मानकीकृत परीक्षाओं के साथ एक राष्ट्रव्यापी शिक्षा प्रणाली की अवधारणा काफी हद तक भारत में ब्रिटिश शासन की देन थी। उससे पहले शिक्षा विकेंद्रीकृत थी और क्षेत्र, धर्म, सामाजिक वर्ग इन सब के आधार पर भिन्न थी। यहाँ पूर्व औपनिवेशिक भारत में परीक्षा सुधारों की सीमाओं की एक झलक दी गई है। ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम। Pre-colonial education focused on religious scriptures, languages, and practical skills. There weren't standardized examinations in the modern sense. Teachers often assessed students based on their understanding and ability to recite or perform tasks. पारंपरिक शिक्षा या फिर परीक्षा प्रणाली। पूर्व औपनिवेशिक शिक्षा धार्मिक ग्रंथों, भाषाओं और व्यवहारिक कौशल पर केंद्रित थी। आधुनिक अर्थों में कहा जाए तो मानकीकृत परीक्षाएं नहीं थी उस समय। पूरा एजुकेशन सिस्टम ही कल्चर बेस्ड था। तो शिक्षक अक्सर छात्रों का मूल्यांकन उनकी समझ और सुनने या फिर कार्य करने की क्षमता के आधार पर करते थे। जैसे बच्चों को कोई टास्क दे दिया गया या कोई कंसेप्ट उनसे पूछ लिया गया, अगर बच्चे उसे क्लियरली कर पा रहे हैं, बता पा रहे हैं, तो उसी के बेसिस पे उन्हें मार्क्स दे दिए जाते थे। फोकस ऑन सोशल हायरार्की। The education system reflected the caste system. Brahmins received religious instruction. Kshatriyas trained in warfare, while Shudras had limited access to formal education. Examinations wouldn't have been a relevant concept in this segregated structure. उस समय सामाजिक पदानुक्रम पर ध्यान दिया जाता था। शिक्षा प्रणाली जाति व्यवस्था को प्रतिबिंबित करती थी। ब्राह्मणों को धार्मिक शिक्षा मिलती थी, वहीं क्षत्रिय को युद्ध में प्रशिक्षण मिलता था, जबकि शूद्रों को औपचारिक शिक्षा तक पहुंच बहुत सीमित थी। इस पृथक संरचना में परीक्षाएं एक प्रासंगिक अवधारणा नहीं रही होंगी। मतलब ऐसे डिवीजन वाले सोसाइटी में कोई वेल डेवलप्ड एग्जामिनेशन सिस्टम नहीं था। ये सब कंडीशन थी ब्रिटिश के आने से पहले की। राइज ऑफ कॉलोनियल एजुकेशन। द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस्ड अ मोर सेंट्रलाइज्ड सिस्टम विथ यूनिवर्सिटीज मॉडल्ड आफ्टर वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस। Examinations became a key tool for selection and promotion. However, the focus was primarily on creating a class of clerks and administrators for the British Raj rather than fostering well-rounded education. औपनिवेशिक शिक्षा का उदय। ब्रिटिशों ने पश्चिमी संस्थानों के अनुरूप ही विश्वविद्यालयों के साथ एक अधिक केंद्रीकृत प्रणाली शुरू की। जब ब्रिटिश को लगा कि इंडिया में भी एजुकेशन दी जानी चाहिए, तो उन्होंने वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस की तरह ही इंडिया में भी यूनिवर्सिटीज बनानी शुरू की। परीक्षाएं चयन और पदोन्नति का एक प्रमुख साधन बन गई थी। मतलब एग्जामिनेशंस के बेसिस पे ही लोगों को सिलेक्ट किया जाता था ब्रिटिश आर्मी में या अलग अलग पोजीशंस पे या पोस्ट पे भर्ती करने के लिए। हालांकि मुख्य रूप से सर्वांगीण शिक्षा को बढ़ावा देने के बजाय ब्रिटिश राज के लिए क्लर्कों और प्रशासकों का एक वर्ग बनाने पर ध्यान ज्यादा केंद्रित था। उनका फोकस इस चीज पे था कि उन्हें किस तरह से अच्छे क्लर्क्स या अपने अंडर काम करने के लिए लोग मिल सके, ना कि इस पे कि इंडियंस को वेल राउंड एजुकेशन दी जा सके। तो ब्रिटिश ने एग्जामिनेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। लिमिटेड कॉल्स फॉर रिफॉर्म। इररेलेवेंस टू इंडियन नीड्स। क्रिटिक्स आर्ग्यूड that the British system emphasized rote learning and ignored subjects relevant to Indian social economic context. भारतीय आवश्यकताओं के लिए अप्रासंगिकता। आलोचकों का ये कहना था कि ब्रिटिश प्रणाली ने रटने पर ज्यादा जोर दिया और भारत के सामाजिक और आर्थिक संदर्भ से संबंधित जो विषय थे उनको नजरअंदाज किया। लिमिटेड एक्सेस। द सिस्टम प्राइमरली कैटर्ड टू द एलाइट, नेग्लेक्टिंग द एजुकेशन ऑफ द मासेस। सीमित पहुंच। ये प्रणाली मुख्य रूप से अभिजात वर्ग की जरूरतों को पूरा करती थी और जनता की शिक्षा की उपेक्षा करती थी। ब्रिटिश का फोकस था कि कम लोगों को बेटर एजुकेशन दी जा सके एज कंपेयर टू ज्यादा लोगों को इक्वल एजुकेशन देने के। वो केवल इतने ही लोगों को पढ़ाना चाहते थे जितने लोगों को वो अपने यहाँ काम पे रख सके। सीड्स ऑफ चेंज। स्टैंडर्डाइजेशन। द इंट्रोडक्शन ऑफ एग्जामिनेशंस ब्रॉट अ डिग्री ऑफ यूनिफॉर्मिटी टू द एजुकेशन सिस्टम। मानकीकरण। परीक्षाओं की शुरुआत से ही शिक्षा प्रणाली में कुछ हद तक एक रूपता आई। अवेयरनेस ऑफ इश्यूज। Debates about the limitations of the exam-based system planted the seeds for future reform movements in independent India. मुद्दों के बारे में जागरूकता। परीक्षा आधारित प्रणाली की सीमाओं के बारे में बहस से स्वतंत्र भारत में भविष्य के सुधार आंदोलनों के लिए बीज बोए।
मतलब ये जो एग्जामिनेशन सिस्टम पे डिबेट चल रही थी ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे, इससे इंडिया में फ्यूचर में आने वाले चेंजेस को एक पहल या शुरुआत मिली। पोस्ट इंडिपेंडेंस ईरा 1947 ऑनवर्ड्स, स्वतंत्रता के बाद का युग 1947 के आगे। सेवरल कमीशंस वर सेट अप टू एड्रेस एजुकेशनल रिफॉर्म्स इंक्लूडिंग एग्जामिनेशंस। द मुदलियार कमीशन 1950-53 was a landmark one, recommending a reduction in external exams and focus on formative assessments. स्वतंत्रता के बाद परीक्षाओं के साथ ही शैक्षिक सुधारों को भी संबोधित करने के लिए कई सारे आयोग स्थापित किए गए। जैसे कि आपको पता है मुदलियार आयोग, जो कि 1952-53 में आया था, एक ऐतिहासिक आयोग था। इसने बाहरी परीक्षाओं को कम करके रचनात्मक मूल्यांकन पर ध्यान केंद्रित करने की सिफारिश की थी। मतलब एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम जो कि रोट लर्निंग पे बेस्ड हो, उसको हटाकर क्रिएटिव या क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड वाले एग्जामिनेशन सिस्टम को लाया जाए। द फोकस शिफ्टेड टुवर्ड्स अ मोर वेल राउंडेड इवैल्यूएशन इंक्लूडिंग स्टूडेंट्स ओवरऑल डेवलपमेंट एंड नॉट जस्ट रोट मेमोराइजेशन। ध्यान केवल रटने पर नहीं, बल्कि छात्र के समग्र विकास सहित अधिक सर्वांगीण मूल्यांकन की ओर स्थानांतरित हो गया। यानी इंडिपेंडेंस के बाद जो एग्जामिनेशन सिस्टम आए, उनमें अब ज्यादा फोकस बच्चों के ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग पे किया जाने लगा। द नीड फॉर एग्जाम रिफॉर्म रिमेन्स अ टॉपिक ऑफ डिस्कशन। परीक्षा सुधार की आवश्यकता चर्चा का विषय बनी रही इंडिपेंडेंस के बाद भी। इश्यूज लाइक रिड्यूसिंग स्ट्रेस ऑन स्टूडेंट्स, मेकिंग एग्जाम्स मोर होलिस्टिक एंड इनकॉर्पोरेटिंग न्यू एज असेसमेंट मेथड्स आर पार्ट ऑफ द ऑनगोइंग कन्वर्सेशन। छात्रों पर तनाव कम करना, परीक्षाओं को अधिक समग्र बनाना और नए जमाने के मूल्यांकन तरीकों को शामिल करना जैसे मुद्दे स्वतंत्रता के बाद भी बातचीत का हिस्सा बने रहे। इनिशिएटिव्स लाइक एक्सेस टू आंसर शीट्स फॉर इवैल्यूएशन ट्रांसपेरेंसी एंड मेकिंग सर्टेन बोर्ड एग्जाम्स ऑप्शनल आर एग्जाम्पल्स ऑफ रीसेंट रिफॉर्म्स। मूल्यांकन पारदर्शिता, इसका मतलब होता है कि किस तरह से बच्चे की इवैल्यूएशन की जा रही है, इसकी जानकारी पेरेंट्स और बच्चों को भी होनी चाहिए। तो उसकी ट्रांसपेरेंसी के लिए उत्तर पुस्तिकाओं तक पहुंच यानी आंसर शीट्स भी अब बच्चों को दिखाई जाने लगी और कुछ बोर्ड परीक्षाओं को वैकल्पिक बनाने जैसे कुछ सुधार किए जाने लगे। एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स इन 21st सेंचुरी इंडिया, 21वीं सदी के भारत में परीक्षा सुधार। India's 21st century education system is undergoing significant changes with a major focus on reforming the traditional examination system. The emphasis has shifted from rote learning and cramming for exams to a more holistic approach that assesses a wider range of skills and knowledge. भारत की 21वीं सदी की शिक्षा प्रणाली महत्वपूर्ण बदलावों से गुजर रही है, जिसमें कि पारंपरिक परीक्षा प्रणाली में सुधार पर प्रमुख ध्यान दिया जा रहा है। इसका ध्यान रटने पर से हटाकर अधिक समग्र दृष्टिकोण की ओर केंद्रित किया जा रहा है, जो कि कौशल और ज्ञान की व्यापक श्रेणी का आकलन करता है। मतलब ऐसा एजुकेशन सिस्टम डेवलप किया जा रहा है जो कि बच्चे की रोट मेमोराइजेशन को चेक करने की जगह उसकी होलिस्टिक डेवलपमेंट को चेक करे। द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 is a major driver of these reforms. The NEP proposes a number of changes to the way students are evaluated, including राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि NEP 2020 इन सुधारों का एक प्रमुख चालक है। NEP में छात्रों के मूल्यांकन के तरीके में कई बदलावों का प्रस्ताव है, जैसे कि रिड्यूसिंग द एम्फेसिस ऑन हाई स्टेक्स एग्जाम्स। द NEP proposes reducing the weightage of final exams and introducing a more continuous and comprehensive system of assessment. This would include regular formative assessments that track student progress throughout the year. उच्च स्तरीय परीक्षाओं पर जोर कम करना। NEP अंतिम परीक्षाओं के वेटेज को कम करने और उसके साथ ही मूल्यांकन की एक अधिक सतत और व्यापक प्रणाली शुरू करने का प्रस्ताव करता है। मतलब एसेस के वेटेज को कम करके FAs को इंट्रोड्यूस करना। इसमें नियमित रूप से रचनात्मक मूल्यांकन शामिल होंगे जो कि पूरे वर्ष छात्र की प्रगति को ट्रैक करेंगे। शिफ्टिंग द फोकस टू कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग। The NEP emphasizes the importance of assessing students' ability to apply their knowledge and skills to real-world problems. This would involve using a variety of assessment methods such as projects, presentations, and practical tasks. योग्यता आधारित शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना। NEP छात्रों के ज्ञान और कौशल को वास्तविक दुनिया की समस्याओं पर लागू करने की क्षमता का आकलन करने के महत्व पर जोर देता है। मतलब वो जानना चाहता है कि बच्चे जो चीज़ें क्लास में सीख रहे हैं क्या उसे वो रियल लाइफ में भी इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं या नहीं। तो इसके लिए
विभिन्न तरह के मूल्यांकन विधियों का भी उपयोग करना शामिल है, जैसे कि परियोजनाएं, प्रस्तुतियां या फिर व्यवहारिक कार्य। तो प्रोजेक्ट्स या प्रेजेंटेशन इस तरह के असेसमेंट्स को यूज करके बच्चों की नॉलेज की रियल लाइफ इम्प्लीमेंटेशन चेक की जा सकती है। असेसिंग अ वाइडर रेंज ऑफ स्किल्स, द एनईपी गोज बियॉन्ड द ट्रेडिशनल फोकस ऑन मेमोराइजेशन एंड रोट लर्निंग. It emphasizes the importance of assessing critical thinking, problem solving, creativity and communication skills. कौशल की एक विस्तृत श्रृंखला का आकलन करना। एनईपी याद रखने और रटने पर पारंपरिक फोकस से परे है। ये आलोचनात्मक सोच, समस्या समाधान, रचनात्मकता और संचार कौशल का आकलन करने के महत्व पर जोर देता है। इंट्रोड्यूसिंग मल्टीपल बोर्ड एग्जाम्स, द एनईपी प्रपोजेस ऑफरिंग बोर्ड एग्जाम्स ट्वाइस अ ईयर, which would provide students with more flexibility and reduce exam stress. एक से अधिक बोर्ड परीक्षाओं की शुरुआत। एनईपी ने साल में 2 बार बोर्ड परीक्षाओं की पेशकश का प्रस्ताव रखा है, जिससे कि छात्रों को अधिक लचीलापन मिलेगा और परीक्षा का तनाव भी कम होगा। These reforms are intended to make the education system more equitable, reduce stress on students and better prepare them for the challenges of the 21st century workplace. इन सुधारों का उद्देश्य शिक्षा प्रणाली को अधिक न्यायसंगत बनाना, छात्रों पर तनाव कम करना और उन्हें 21वीं सदी में कार्यस्थल की चुनौतियों के लिए बेहतर ढंग से तैयार करना है। सो दैट इज इट। आई होप कि आपको टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू गिव योर फीडबैक इन द कॉमेंट सेक्शन, बिकॉज आपके कॉमेंट्स बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं मुझे। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।